तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। ठीक है। और आज सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस आगे आएंगे वो आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है। तो इसलिए आप लोग ध्यान से इन क्वेश्चंस को करिए। ठीक है। मैं आप लोगों के साथ हूँ ही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा किसी भी तरीके से। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है दो चार्जेस हैं जो कि इनकी यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं कि ये दोनों चार्जेस इस कोऑर्डिनेट पर प्लेस हैं। इनकी पोजीशन दे रखी है। ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वेरिएबल है। ठीक। और पोटेंशियल एनर्जी तुमसे पूछ रहा है। बेटा देखो इसके लिए मैंने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताया भी था तुम्हें, Q1 V1 प्लस Q2 V2, ठीक, प्लस के 1/4πε0 Q1 Q2/R। ये फॉर्मूला याद रखना आप लोग। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होता है। ठीक है। यहाँ पर E इक्वल टू होता है, जैसे आपको पता है V/R होता है, तो V बराबर लिख सकते हैं हम E/R। तो इसी तरीके से ये आ जाता है Q1 इंटू वी की V1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम E/R1। और बेटा ऐसे ही Q2 इंटू V2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम E/R2। ठीक। प्लस के पहले से थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं जिससे हमें आसानी हो जाएगी। 1/4πε0 क्या हो जाएगा, ये Q1 Q2 बेटा R हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे E की जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में दे रखी है B/R²। तो यहाँ पे जो है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो यह B/R² की जगह क्या लगा देंगे, R1² प्लस के Q2 इंटू यहाँ पे E की जगह क्या लगा देंगे बेटा B/R2² प्लस के हो जाएगा देखो 1/4πε0 Q1 Q2/R हो जाएगा। क्लियर है। तो बच्चों देखो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ रही है वो आ रही है कहीं ना कहीं Q1B/R1 प्लस के Q2B/R2 प्लस के 1/4πε0 Q1 Q2/R। यही तो फॉर्मूला निकल के आया है। बस ये वाला फॉर्मूले को आपको याद रखना है अपना। ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चंस कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे अगर हम, तो बच्चों देखो ये ओरिजिन है। क्या है ये, ओरिजिन। इस ओरिजिन से -12 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लो एक चार्ज रखा है 14 माइक्रोकुलाम का, और प्लस के 12 सेंटीमीटर की दूरी पर जाएंगे तो कौन सा चार्ज रखा हुआ है, -4 माइक्रोकुलाम का। दो चार्जेस रखे हुए हैं यहाँ पे। ये 12 सेंटीमीटर पे दे रखा है बेटा, और ये इधर -12 सेंटीमीटर पे दे रखा है। क्लियर है। ये 12 सेंटीमीटर। ये दूरी जो होगी देखो बेटा, दूरी ध्यान रखना, ये दूरी जो होगी ये R1 होगी। ठीक है। ये कोई चार्ज है हमारे पास Q1 चार्ज, और ये चार्ज है Q2 चार्ज। ठीक है। इसकी दूरी यहाँ से R2 ले लेंगे हम। ठीक है। और दो चार्जेस के बीच की दूरी को हम R मानते हैं, ध्यान रखना, वो होगी 24 सेंटीमीटर। यही हमारे को इसमें यूज करना है पूरे में। ठीक। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था, वेरिएबल था। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी B/R²। जो भी हम R1 R2 जो मानते हैं वो हमेशा विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन मानते हैं, ये ध्यान रखना। ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लेंगे। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी R1 होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को R2 बोलेंगे, और दो चार्जेस के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम, R बोलेंगे। ध्यान रखना, जो R1 + R2 होगी वो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। R1 को यहाँ यूज़ करेंगे, R2 को यहाँ यूज़ करेंगे। चलो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी बताओ। Q1 की वैल्यू कितनी है सर, 14 × 10⁻⁶। बी कितनी है, बी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 1.2 × 10⁻⁶ दे रखी है। लेकिन यहाँ पर देखो 6 सेंटीमीटर² दे रखा है, ध्यान रखना। ठीक है ना। ये कुलाम मीटर स्क्वायर है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, कुलाम मीटर स्क्वायर है, ध्यान रखना। सेंटीमीटर नहीं है, कुलाम मीटर स्क्वायर है। तो ये वैल्यू हम बी की वैल्यू डाल देंगे हम। ठीक है। कितनी है वो बी की वैल्यू, 1.2 × 10⁻⁶ है। ठीक। अपॉन R1। R1 की वैल्यू कितनी है बच्चा, 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हो गया तो 10⁻² हो गया। क्लियर है। क्लियर है बेटा। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक। ये आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। अब देखो ध्यान से सुनो। इसके अलावा जो है हम ये देखेंगे यहाँ पर कि प्लस की Q2 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू कितनी है भाई, -4 × 10⁻⁶। Q2 की वैल्यू 4 × 10⁻⁶। बेटा बी की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में गिवन है, बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.2 × 10⁻⁶। अपॉन R2 कितना भैया, 12 सेंटीमीटर, तो 12 × 10⁻² हो गया। प्लस के
1/4 को वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है बच्चा, Q1 की वैल्यू यहाँ पर 14 × 10⁶। और Q2 की वैल्यू कितनी है भाई, -4 × 10⁻⁶। अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी है, 24 सेंटीमीटर, तो 10⁻² हो गया। सही है। तो अब देखो ध्यान से, ये कैंसिल आउट हो गया इससे, इससे ये कैंसिल आउट हो गया भाई, इससे जो है ये जस्ट देखिए इन्हें सॉल्व कर लीजिए, डेसिमल को हटाइए, यहाँ पर 10 लगा लीजिए। ठीक है बेटा, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, क्लियर। ठीक, अब यहाँ पर डेसिमल हटा लीजिए, यहाँ 10 लगा लीजिए, इस 12 से ये 12 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है बेटा, उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो ये हो गया 4 × 6 = 24, और ये हो गया 3 × 3 = 9, और ये हो गया 3 × 2 = 4, और ये 2 से कट गया 7 वाट, 2 × 7 = 14। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है यहाँ पर, ये आ रही है 14 × 10, क्योंकि ये -1 है, ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, कितना हो गया ये भाई, ये -1 ऊपर जाएगा तो 40 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो माइनस ये हो जाएगा, आपके पास जो वैल्यू बची है वो बची है बेटा भाई 7 × 3 = 21, और ये हो जाएगा आपका ये हो गया 11, 11 में -1 2.1 आ जाएगा। देखो ये आ गया 140 -40 -2.1, तो बच्चों कितना आ गया, ये 140 में से 40 जाएगा तो 100 माइनस के 2.1, तो 100 में से 2.1 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया, एक बचे 10 में से 3 गया, नो 97.9 जूल आ रहा है। देखिए, और आप देखिए उसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर आ रहा है हमारे पास, ए आंसर आ रहा है। क्लियर है, समझ गए आप लोग। क्या करना है, देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये यूज करना है, Q1 P1 + Q2 V2 + 1/4 Q1 Q2/R। सही है। अब V1 की वैल्यू क्या होती है तुम जानते हो, E × R1 होगी, ध्यान रखना। E की वैल्यू होगी B/R, ये R क्या है, वेरिएबल है, यहाँ पे R क्या है, वेरी करेगा, कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, R1 से R2 तक, ध्यान रखना। तो एक बार R की वैल्यू R1 लेंगे, एक बार R की वैल्यू R2 लेंगे मेरे भाई, E की जगह लगाएंगे जब B/R2 लगाएंगे, एक बार B/R1 लगाएंगे, ध्यान रखना ये आपको। ठीक है, और ये 1/4 Q1 Q2/R हो ही गया। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तब पहले मैंने इस फॉर्मूले को ड्राइव कर लिया, उसके बाद सीधे Q1 और Q2 और उसकी वैल्यू लगा देनी है। R1 R2 तेरे को ओरिजिन से कंसीडर करना है, हमेशा याद रखना, ओरिजिन से कंसीडर करना है हमेशा R1 R2 को। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कितना क्या कह रहा है कि एक फिगर में रिप्रेजेंटेशन दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का और ग्रेविटेशनल फील्ड का। ठीक है, और कह रहा है एक पॉजिटिव चार्ज Q को मूव किया है फ्रॉम A से B तक इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड है, और है ना, जिसमें जो है अंडरगोज ए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी जब चार्ज मूव करेगा। ठीक है, A से B पर, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। ऐसे ही A से B तक जब चार्ज मास मूव करेगा तो भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा फील्ड लगा हुआ है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड लगा हुआ है फिगर बी में, और इस वाले में कौन सा फील्ड लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है। ठीक है नहीं, ठीक है, तो अब ये पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें सही है, ये बताना है आपको। ठीक है बेटा, द मास फील्ड सिस्टम अंडरगोज ए चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सिस्टम आइडेंटिफाई है, कौन सा सही है। ठीक है, पहला सिस्टम है कि चार्ज फील्ड सिस्टम में लूज करेगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, वेयर एज मास फील्ड सिस्टम में गेन करेगा पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि पोटेंशियल एनर्जी को लूज करनी है या गेन करनी है वो बतानी है आपको, किस फील्ड सिस्टम में लूज करेगा और कौन सा गेन करेगा। तो अब देखिए ध्यान से, हाँ जी देखिए बेटा, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर जाते हैं, ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड है ये, और कंजर्वेटिव फील्ड की अगर डायरेक्शन में जाएंगे तो ऑब्वियसली यार आपको पता है कि अगर मैं किसी चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेके जाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, और अगर मान लो किसी चार्ज को बी से ए की तरफ लेके जाऊंगा, मान लो मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लेके जाता हूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई, बढ़ती है। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलग लेके जाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी भाई, और अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे, कंजर्वेटिव फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। तुमने इस तरीके से देखा भी होगा यार, इलेक्ट्रिक जो है स्प्रिंग मास सिस्टम होता है, जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो ये जो है एक्सपेंड करता है, खिंचता है, किसके अगेंस्ट खिंचता है बताओ, ये स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट ही तो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे होते हो,
ये स्टोरिंग फोर्स जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, नहीं लगता है, तभी तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो ये स्प्रिंग फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स ही तो है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला इस चार्ज पर कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ही तो होगा। और आप इसी कंजर्वेटिव फोर्स के अलोंग तो मूव कर रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी ना कि बढ़ेगी। कभी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट अगर हम जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है मेरे भाई, ध्यान रखना हमेशा। क्लियर है, क्लियर है या नहीं? ठीक, तो सुनो भाई ध्यान से। यहाँ पर आप अगर देख सकते हैं फिगर में कि कोई पॉइंट ए से चला पार्टिकल, नीचे गिरा, पॉइंट बी पर आया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी इसने कवर करी, डी दूरी कवर करी ए से बी तक के लिए। लेकिन ये पूरा का पूरा सिस्टम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है। तब जब मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भैया क्या होगी, घटेगी। ऐसे ही अगर कोई मास सिस्टम है, यहाँ से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो इस मास वाले एग्जाम्पल से। ठीक है, देखो आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी कब बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। अगर मैं कोई बॉल को नीचे से ग्राउंड से लेके जाऊंगा ऊपर की ओर, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या होगी, जाहिर सी बात है बढ़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी? सर क्यों बढ़ेगी? देखो आपको पता था, मैंने बताया था, जो भी वर्क डन होता है इक्वल टू होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू होता है माइनस के चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बताया था। आप मुझे बताओ इस पर जो फोर्स लग रहा है कंजर्वेटिव फोर्स, कौन सा फोर्स लग रहा है कंजर्वेटिव फोर्स, वो लग रहा है mg, लग रहा है या नहीं? आप इसके अगेंस्ट मूव करके आगे लेके जा रहे हो, बोलो h, तो बताओ वर्क डन कितना करेगा, वर्क डन इक्वल टू होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, h हो रहा है, तो माइनस mgh हो गया वर्क डन, इक्वल टू होगा माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। माइनस के चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को क्या मानते हो, जीरो मानते हो, और यहाँ पर लेके आ रहे हो, तो यहाँ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आप बताओ खुद। तो वर्क डन की वैल्यू यहाँ पे लगा दो माइनस mgh इक्वल टू माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यू मानेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानेंगे। माइनस से देखो माइनस कट गया, तो यू बराबर आ गया माइनस mgh, माइनस आ गया ओ यू बराबर आ गया प्लस mgh। तो आप बताओ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है घट रही है? ऑब्वियसली सर बढ़ रही है पोटेंशियल एनर्जी। क्यों बढ़ रही है? तुम देखो ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स। आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हो बढ़ रही है। तो यहाँ पर ये बताओ अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड लगाया है जो कि नीचे की ओर लगाया है, अंडर द ग्रेविटी जा रहे हो तुम, नीचे की ओर मूव करते हुए जा रहे हो, ए से बी की ओर जा रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी ना मेरे भाई। पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही केस में घटेगी, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगने वाला कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटी की अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से लगने वाला कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, एफ जी, वो भी नीचे की ओर डायरेक्शन में होगा ऑब्वियसली। तो जाहिर सी बात है यार, हम जब कभी कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं या फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, घटती है। तो इन दोनों ही केसेस में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू घटेगी। तो कौन सा आंसर हमारा सही है जिसमें दोनों ही केस में पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रही हूँ? देखो चार्ज फील्ड सिस्टम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड वेयर एज मास फील्ड सिस्टम लूज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दोनों ही केसेस में क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर रहे हैं, हम लूज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक, मास सिस्टम लूज देयर पोटेंशियल एनर्जी। एक मिनट, द चार्ज फील्ड सिस्टम, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गेन शब्द लिखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बोथ द चार्ज फील्ड सिस्टम एंड मास फील्ड सिस्टम लूज देयर पोटेंशियल एनर्जी, ये आंसर होगा। क्लियर है, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चल जस्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर आप खुद क्वेश्चन में देखेंगे कि ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर सी नॉट है, इट इज कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ वोल्टेज वी विच इज चार्ज बाय द कैपेसिटर। कह रहा है कि ये कैपेसिटर है, एयर में एयर है, इसका कैपेसिटेंस कितना है, सी नॉट है। इसे मैंने वी वोल्ट की बैटरी से भैया कनेक्ट कर दिया, इसे वी वोल्ट की बैटरी से मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। क्लियर है? तो कह रहा है विद द कैपेसिटर स्टिल कनेक्टेड टू द बैटरी एक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब ये कह रहा है कि बैटरी से तो कनेक्ट करके रखा ही है और इसके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब और इंसर्ट कर दिए, डाइलेक्ट्रिक स्लैब और इंसर्ट कर दिए इन्होंने। ठीक है, के। तो बच्चों देखो कभी भी हम जब बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी से हमें कनेक्ट कर देंगे, बैटरी से कनेक्टेड करने पर याद रखना यहाँ पर जो वोल्टेज होंगे इसके अक्रॉस वो भी वी ही रहेंगे, वोल्टेज में कोई चेंजेस नहीं रहेगा, वोल्टेज की वैल्यू सेम रहने वाली है। हाँ, कैपेसिटी बढ़ेगी आपकी, कैपेसिटी के टाइम्स क्या हो जाएगी, एयर के सी के टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर एयर में कैपेसिटेंस कितना था, सी नॉट था। ठीक है, तो यहाँ पर कैपेसिटी इसकी क्या हो जाएगी, के टाइम्स बढ़ जाएगी। किसके कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में कैपेसिटी बढ़ेगी। जब कैपेसिटी बढ़ेगी तो ये बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज इसको भरेगी। मैंने बताया अभी था, ये मान लो 5 लीटर की टंकी है, अब मान लो 10 लीटर की हो गई, तो बैटरी क्या है, तो मोटर से कनेक्ट कर रखे हो, तब जब कैपेसिटी 10 लीटर की हो जाएगी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को एक्यूमुलेट करेगी ना।
क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू तो सेम है, तो और तुम्हें पता है क्यू बराबर होता है सी वी, तो सी बराबर क्या हो जाता है बेटा, क्यू अपॉन वी। तो एक बात बताओ, यहाँ पे सी की जगह लिख सकता हूँ मैं क्यू अपॉन वी, और के टाइम्स सी नॉट की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ बेटा, क्यू नॉट अपॉन वी, क्योंकि वोल्टेज दोनों के केस में सेम ही रहने वाला है, वोल्टेज में चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है, तो ये वी वोल्ट की बैटरी दोनों प्लेट्स के बीच में वी वोल्टेज ही डेवलप करेगी हमेशा। तो एक बताओ चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, के टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो आप मुझे बताओ चार्जेस क्या हो जाएगा, के टाइम्स बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? ऐसे केस में जब भी याद रखना है, अगर बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है अगर, तो यहाँ पर चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंदर के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ने से, क्योंकि मोटर से तुम कनेक्टेड कर रखे हो कंटिन्यूसली, ये एक मोटर ही है, बैटरी एक मोटर की तरह काम कर रही है, पंप की तरह काम कर रही है, कंटिन्यूसली पानी को क्या कर रही है, फेंकती है टंकी में। ठीक है, इसी तरीके से ये जो है यहाँ से क्या करती है, चार्जेस को फेंकती है, यहाँ से उठा करके यहाँ पे फेंकती है, उठा के यहाँ से उठा के, यहाँ से चार्जेस को उठा के यहाँ पे फेंकती है, यही करती है बैटरी, है ना? ये तो करंट है, इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ से यहाँ पे फेंकती है, इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ से यहाँ पे फेंकती है, चाहिए? तो आपको पता है यार, जब बैटरी उठाएगी यहाँ से फेंकेगी और उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है, 5 से 10 लीटर हो गई, तो ज़्यादा चार्जेस को उठा के फेंकेगी ना, कैपेसिटी बढ़ने से चार्ज भी तो ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर देखो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ये केस है पहला। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा? गलत है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं ना भाई, इक्वल टू होता है वी अपॉन डी। ठीक है, तो वी सेम है मेरा, दो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं ऐसे केस में, जब बैटरी से कनेक्टेड होगा। ध्यान रखना वोल्टेज सेम रहेंगे, है ना? पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा फॉल होगा, क्या गलत है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा ऐसे केस में। क्या कैपेसिटी स्टोरेज डिक्रीजेज हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, कैपेसिटी बढ़ती है, हमेशा याद रखो, मीडियम डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने में कैपेसिटी घटती बढ़ती है। सही है, अगर मैं इसको ये कह देता बैटरी से डिस्कनेक्ट कर देता, अगर ये क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन हो गया, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक और समझा रहा हूँ, अगर ये कह देता अगर बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया, अगर ये बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया होता, इस वाले केस में, इस वाले केस में बैटरी से अगर डिस्कनेक्ट कर दिया होता, तो देखो देखो क्या होता, तुम डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिए, तो कैपेसिटी तो बढ़ गई, के टाइम्स बढ़ गई, लेकिन अब चार्ज की वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चार्ज की वैल्यू जो पहले थी, चार्ज की वैल्यू मेरे भाई, जो एयर में चार्ज की वैल्यू थी, अब भी चार्ज की वैल्यू भी क्या होगी, सेम रहेगी। अब चार्ज की वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब क्या होगा देखो, अब तुमने क्या किया, जो है बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है, जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, जब मोटर ही बंद कर दी, तो पानी बहेगा ही नहीं। भले 5 से 10 लीटर की टंकी हो गई है, लेकिन वो मोटर बंद कर दी, या मोटर बंद कर दी तो पानी जाएगा ही नहीं, चाहे कैपेसिटी बढ़ गई, तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अब पोटेंशियल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, पोटेंशियल की वैल्यू एयर के कंपेयर, जो पोटेंशियल होगा नया पोटेंशियल, ठीक है, वो घटेगा, कितना घटेगा, के टाइम्स घटेगा। जब ये के टाइम्स घटेगा तभी तो कैपेसिटी बढ़ेगी। देखो क्यू बराबर होता है सी वी। अब यहाँ पे चार्ज की वैल्यू सेम है, तो चार्ज की वैल्यू सेम है, तो सी बढ़ेगा कैसे, सी के टाइम्स कैसे बढ़ेगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस के टाइम्स घटेगा तभी तो के टाइम्स बढ़ेगा। इससे पहले वाले में क्या हो रहा था, देख रहे हो, इस वाले में क्या हो रहा था, क्यू बराबर सी वी था, इसमें वी सेम था। जब वी सेम था तो कैपेसिटी के टाइम्स इंक्रीज कब हुई थी, जब चार्ज के टाइम्स इंक्रीज हुआ था या नहीं? बिल्कुल समझ लो, ऐसे ध्यान से समझ लो, क्यू की वैल्यू यहाँ पे सेम है, बैटरी जब डिस्कनेक्ट है, तो सी के टाइम्स बढ़ा था, तो पोटेंशियल के टाइम्स घटेगा तभी तो कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ेगा, यही तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर होता है, ये ध्यान रखना इसी से। और इसके केस में तुमने देख रहा कि जब चार्ज के टाइम्स बढ़ा तभी तो यहाँ पर वोल्टेज सेम रहा, तो तभी तो कैपेसिटी के टाइम्स बढ़ी। भाई के कैपेसिटी के टाइम्स बढ़ने से चार्ज भी के टाइम्स बढ़ेगा, तभी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। यहाँ पर तुम देख रहे हो चार्ज सेम जब होगा, चार्ज सेम जब होगा जब पोटेंशियल के टाइम्स घटेगा, तब कैपेसिटी के टाइम्स बढ़ेगी। ध्यान रखना, ये याद रखना, इस कंसेप्ट को लिख लो एक कागज पे, ठीक है, अच्छे से लिख लो, समझ लो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में मेरे भाई ये बोला है कि ये जो है ना, एक कंप्यूटर की वो पैड है, ईच की इज माउंटेड ऑन वन एंड ऑफ द प्लंजर। ठीक है, इस पे, इस वाले प्लंजर पे, ये वाले ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हो आप, ये वाला प्लंजर, ठीक है भाई, ये वाला प्लंजर तुम देख रहे हो, ठीक है, ये वाला प्लंजर आप देख रहे हो, ठीक है, ये वाला प्लंजर क्या कर रहा है कि ये, इसको नीचे दबाते हो तुम, इस वाले प्लंजर को नीचे दबाते हो, देख रहे हो, इस तरीके से ये कुछ सिचुएशंस क्रिएट की गई है, ठीक है भैया, ये सिचुएशंस क्रिएट की गई है ऐसे, बच्चों देखो, ये हो गई ऐसी सिचुएशंस, ठीक है। अब इसके बीच में क्या भर दिया है, देखो इधर ध्यान से देखो बेटा, इसके बीच में भर दिया है इन्होंने मीडियम, ठीक है, ये वाली प्लेट फिक्स है, ये प्लेट फिक्स प्लेट है, ठीक है, ध्यान रखो ये प्लेट फिक्स है, और ये वाली से ऊपर से जब तुम इसे नीचे की ओर कंप्रेस करोगे,
तो ये जो है ये मूवेबल प्लेट है, ये वाली मूवेबल प्लेट है, ये नीचे आएगी, इसके बीच में मीडियम भर दिया। मान लो जैसे कोई तुमने गद्दा फॉर्म भर दिए, अब जब इसे नीचे दबाओगे तो फॉर्म नीचे दबेगी ना भाई। तो इनके बीच की भी दूरी कितनी है, मान लो इनके बीच की दूरी है डी, कितनी दूरी है, डी है मान लो। ठीक है, तो ये कह रहा है वन प्लंजर इज अटैच टू द मूवेबल प्लेट, मूवेबल प्लेट से अटैच है, ये मूवेबल प्लेट से अटैच है, ये नीचे की ओर मूव करेगा भाई, तो ये पूरी प्लेट नीचे की ओर जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स इज सॉफ्ट मटेरियल एंड इज कंप्रेसिबल। ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो भरा है इसके अंदर, इसकी खासियत ये है कि कंप्रेसिबल है। जैसे फॉर्म होता है, फॉर्म भर दिया, मान लो फॉर एग्जाम्पल फॉर्म भर दिया, फॉर्म तो कंप्रेसिबल होता है, उसे दबा सकते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू प्लेट्स एंड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट एक कैपेसिटर, एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करने लगेगा। तो कह रहा है कि जब हमने की को कंप्रेस किया तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। देखो, प्रेस करने से डी की वैल्यू घटेगी, जब डी की वैल्यू घटेगी तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस बराबर होता है ए एप्सिलॉन बाई डी। देखो, दो प्लेट्स के बीच की दूरी, इस प्लेट का भी एरिया ए है और इस वाली प्लेट का भी एरिया ए है, ये तो चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब तुमने कंप्रेस किया, कंप्रेस करना तो डी घटा, डी घटने से क्या हुआ, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा डी के। तो आपको यहाँ पर आंसर कौन सा देना है, देखो, प्रेसिंग द की इंक्रीज द कैपेसिटेंस, क्या कैपेसिटेंस बढ़ेगा, बिलो द की ड्यू टू डिक्रीज इन सेपरेशन ऑफ द प्लेट, बिल्कुल सही है, जब डी का सेपरेशन घटेगा तभी कैपेसिटेंस बढ़ेगा। फिर कह रहा है द डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ द सॉफ्ट डाइलेक्ट्रिक डिक्रीज द कैपेसिटेंस, गलत है, दोनों चीज एक साथ नहीं घटेंगी। मोमेंटरी डिक्रीज इन स्पेस, ठीक है, डिटेक्टेड मैकेनिकल साउंड, ये तो सब गलत है, सब गलत है। ठीक है बेटा, जब ये ऑल ऑफ द एबव तो हो ही नहीं सकता, क्लियर है, पहला ऑप्शन होगा, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था, लगता है ऐसा है बहुत टफ है, लेकिन होते ही इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसे हमने वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, कहीं क्या कर दिया, इसे वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, क्लियर है। अब इसमें दो पॉइंट लिए, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू, इसमें दो पॉइंट लिए, ठीक है। तो ये कह रहा है दोनों पॉइंट लिए कैपेसिटर में, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्या फोर्स ऑन द टू प्रोटॉन्स पे आइडेंटिकल होगा। जब देखो वी वोल्ट की बैटरी से इसको हमने जब कनेक्ट कर दिया है, तो जाहिर सी बात है यार, ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, होगा या नहीं। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पर अगर हमने कोई भी, अगर दो प्रोटॉन दे रखे हैं, प्रोटॉन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखूँ चाहे पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा यूनिफॉर्म है, तो इस पर लगने वाला फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कितना होगा, क्यू इंटू ई, और इस पर भी फोर्स कितना होगा मेरे भाई, क्यू इंटू ई। तो फोर्स की वैल्यू दोनों की केस में क्या है, सेम है, बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू ई, क्यू तो फिक्स है, क्यू तो क्या है, मेरा प्रोटोन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, यूनिफॉर्म है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो इन पर लगने वाला फोर्स भी तो यूनिफॉर्म होगा मेरे बच्चे, फोर्स की वैल्यू भी तो यूनिफॉर्म होगी भाई, प्रोटॉन प्रोटॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो फोर्स भी तो यूनिफॉर्म होगा। अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होता तो फोर्स भी वेरिएबल होता, लेकिन यहाँ पर दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वैल्यू क्या है, यूनिफॉर्म है। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेरे भाई, यूनिफॉर्म है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा सा गलती से, एक मिनट जस्ट, चलो देखो, एक मिनट ना, क्या हो गया ये, देखो ये, एक से यहाँ पर देखिए ये, चलिए, हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा था यहाँ पर कि देखो फोर्स की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होने से फोर्स की वैल्यू यूनिफॉर्म होगी ना। तो ये बताओ बच्चों यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा, फोर्स ऑन टू प्रोटॉन आइडेंटिकल होगा, बिल्कुल होगा सर, आइडेंटिकल फोर्स लगेगा यहाँ पर, क्या लगेगा, आइडेंटिकल फोर्स लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कि दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इसको मैं ऐसा कर रहा हूँ, दूसरे टैब में खोलता हूँ, इस तरीके से इसको खोलता हूँ मैं, इसमें खोलता हूँ ये, ठीक है, और इसको खोलता हूँ चेकलिस्ट को, क्लियर है, अब सही आएगा, क्लियर। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, ठीक है, एज शोन इन फिगर, फर्स्ट में एक फिगर दे रखी है, देखो पहली फिगर, एक फिगर दे रखी है पहली फिगर, और ये फिगर दे रखी है दूसरी फिगर। तो देखो दो पैरेलल प्लेट्स दे रखे हैं कैपेसिटर, ठीक, इसका एरिया ए दे रखा है, इसका एरिया ए दे रखा है, इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है, जिसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 1। दो प्लेट्स के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पर डी है, क्लियर, ठीक। फिगर फर्स्ट में दे रखा है ये सारी चीजें, क्लियर है, जिसका डायलेक्ट, दूसरी फिगर जो दे रखी है, दूसरी फिगर में जो दे रखा है,
वो कह रहा है कि अब इनका जो एरिया है ना मेरे भाई, एरिया A/4 हो गया, और इसका प्लेट का एरिया भी A/4 है, ठीक है। और कह रहा है इनके बीच की दूरी को आधा कर दिया गया है, इनके बीच की दूरी को कितना कर दिया, आधा कर दिया गया है, ठीक है। और इनके बीच में मीडियम जो भरा गया है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, 8 है। तो कह रहा है कैपेसिटेंस का रेशियो कितना हुआ। सिंपल क्वेश्चन है, देखो इसके लिए कैपेसिटेंस C1 बोला है, इसके लिए कैपेसिटेंस C2 बोला है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है K टाइम्स एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो यहाँ पे K1 कितना हुआ, यहाँ पे K1 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हो जाएगा। K1 की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो जाएगी, ये कैपेसिटी आ जाएगी C1 की। बताओ C2 की कैपेसिटी कितनी होगी, K2 की वैल्यू 8 है, इंटू एरिया कितना है बेटा, A/4 इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी है, D/2, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, देखो ध्यान से, ये आ जाएगी ए जो है यहाँ पर, आप अगर देखें तो ये 4×2 = 8 होते हैं, या सीधे कर लो, चलो 8/4 1/2 ऐसे तो लिखते हैं। अरे सर ये समझ में नहीं आ रहा, देखो भैया 2 ऊपर पहुंच गया है, ये ध्यान से सुनो, ये 2 ऊपर पहुंच गया, सिंपल। तो ये बताओ 8×2/4 हो गया, इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो गया नहीं हो गया, बिल्कुल सर, 2×4 = 8, 2×2 = 4 हो गए, 2×2 = 8 हो गए, ठीक है। तो C2 कितना आ गया भाई, 4 टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आ गया, ठीक। अब रेशो पूछ रहा है वो C1 और C2 का, तो C1 और C2 का रेशो बच्चों कितना हुआ, बोलो, ये ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी है और ये 4 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी है। देखो इससे एक कट गया, तो C1 और C2 का रेशो बच्चों कितना आ गया, 1/4 आ गया। देखिए आंसर, देखिए चेक कर लीजिए, 1/4 आंसर आएगा, कितना आएगा, 1/4 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड यूजिंग 2 प्लेट्स, एक प्लेट है हाफ एरिया ऑफ द अदर, ठीक है, जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दे रखा है, थिकनेस T दे रखी है, दो प्लेट्स के बीच में भरी हुई है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इज यूजिंग 2 प्लेट्स, दो प्लेट यूज करता है, पहली हाफ एरिया वाली प्लेट यूज करता है, ठीक है, और उनके बीच में 1 हाफ एरिया वाली प्लेट यूज करता है ऑफ द अदर, मतलब एक प्लेट है आधी और एक प्लेट है पूरी, ऐसे है, ठीक। ऐसे इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया है, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया है बेटा, कनेक्ट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया मेरे भाई, इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है, जिसकी थिकनेस कितनी है इन प्लेट्स के बीच की, सर इनके प्लेट्स के बीच की थिकनेस है D, कितनी है, D है। इसको कह रहा है इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू V वोल्ट बैटरी, V वोल्ट की बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट होगा, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। देखो बेटा क्या करेगा ये बैटरी, क्या करेगी, होता क्या है, एरिया कम होने पर सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू होता है, देखो चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। आपको पता है जो प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस वाले पे पहुंचेंगे, ठीक है, वो तो चार्ज क्यू ही निकलेंगे, जो इससे यहाँ से निकल के यहाँ पहुंचेंगे, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू तो सेम होने वाली है, हाँ एरिया कम होने पर सिग्मा ज़्यादा होगा, सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, एरिया की वैल्यू कम होने से। जैसे आप देखो होता क्या है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास इस तरीके का कोई सरफेस है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई सरफेस है, ऐसा, अब आप तुम देखो ये वाला एरिया यहाँ पर तुम देख रहे हो कम है, बहुत कम, तो यहाँ पे चार्जेस ज़्यादा बैठेंगे, बस इतना होगा, और इस वाले पे थोड़े चार्जेस कम बैठेंगे, देखो थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, और ये वाला एरिया बहुत प्लेन है, तो देखो यहाँ पे एरिया की वैल्यू, ये चार्जेस ऐसे बैठेंगे, देखो देखो यहाँ पे चार्जेस, एरिया बहुत कम है, एरिया बहुत कम है, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तुमने इसको चार्ज दिया, ठीक है, जो चार्ज दिया मान लो तुमने दिया 50 चार्ज दिए, बस होगा क्या, 50 चार्ज को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो 50 चार्ज, होगा क्या कि जहाँ एरिया छोटा होगा वहाँ चार्जेस ज़्यादा बैठ जाएंगे जाके, बस, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा एरिया कम, मतलब इसके कंपेरिजन में थोड़ा बहुत, इसका एरिया देख लो बहुत बहुत कम है, इसका एरिया थोड़ा मॉडरेट है और इसका एरिया बिल्कुल ही कम है, ठीक है। तो यहाँ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, देख रहे हो तुम, ठीक है। यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत बहुत कम है, यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा है, यहाँ बिल्कुल ही कम है, ठीक है। तो अब आप क्या देख रहे हो यार कि यहाँ पर चार्जेस क्या बैठे हैं, कम बैठे हैं, ठीक है, यहाँ चार्जेस बहुत ज़्यादा बैठे हैं। तो अगर मैं इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करूँ और इसकी सरफेस डेंसिटी की बात करूँ और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करूँ, तो आप कहोगे सर सिग्मा 1 ज़्यादा है सिग्मा 2 से और सिग्मा 3 सबसे कम है,
तो जब यार चार्ज डेंसिटी एरिया की वैल्यू जितनी जितनी कम होगी, एरिया यहाँ पे कम है, यहाँ एरिया थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, फिर यहाँ एरिया बिल्कुल ही बहुत बहुत बढ़ गया, तो एरिया ज़्यादा बढ़ गया तो सिग्मा कम होगा नहीं होगा, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, चार्जेस निकलेंगे और दूसरी प्लेट पर पहुँचेंगे, वो तो सेम मात्रा में पहुँचेंगे ना, ठीक है, क्योंकि बैटरी वर्क करना चालू करेगी इस वाली प्लेट से, यहाँ पे रखेगी, बस होगा क्या कि इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी चार्ज डेंसिटी थोड़ी कम होगी। यहाँ पे जो चार्जेस फैलेंगे वो थोड़ा ऐसे फैलेंगे, थोड़ा दूर दूर फैलेंगे बस, और यहाँ चार्जेस क्या होंगे, थोड़ा पास 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 रहेंगे। या मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ऐसे आएगा, यूनिफॉर्म आएगा लेकिन थोड़ा दूर दूर आएगा। यहाँ थोड़ा सट के बैठेंगे, जैसे यहाँ पे ये सट के बैठ जाएंगे थोड़ा, और क्या हो है तो यहाँ पे भी चार, यहाँ पे भी चार, लेकिन यहाँ थोड़ा कम जगह में है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा जगह में है, तो यहाँ सिग्मा क्या होगी, सिग्मा की वैल्यू इस वाले प्लेट पे सिग्मा वन ज़्यादा होगी, यहाँ पे ज़्यादा, इससे सिग्मा वन ग्रेटर देन होगी सिग्मा टू से। सही है नहीं सही? तो बस इसमें क्या है, चार्ज की वैल्यू भैया क्या होती है, सेम होती है। तो याद रखना कि एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जाएंगे तो सही, लेकिन चार्ज की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। ये वाला आंसर आएगा डी सी वाला, ठीक है, चार्ज की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सारे क्वेश्चन देख रहे हो, कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो बेटा, यहाँ पर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगाया हुआ है इन्होंने ऐसे, और इसको 10 वोल्ट की बैटरी से क्या कर दिया बेटा, कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर ये कैपेसिटर कितना है, 4 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर कितना है, 8 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर कितना है, ये कैपेसिटर है 4 माइक्रोफेराड का, ठीक है भाई। तो देखो चार्जेस यहाँ से जाएगा, वो चार्ज गया क्यू चार्ज, और वो चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कौन सा, Q2, और यहाँ चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 चार्ज हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो कह रहा है कि बताओ कि आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कि चार्ज ऑन C1 पे ग्रेटर देन होगा C2 पे, मतलब हमें C1 पे चार्ज ज़्यादा होगा या C2 से। तो ये चार्जेस की वैल्यू निकाल लेंगे, पहले हम ऐसा करते हैं, इसका सी इक्विवेलेंट निकालते हैं, सबसे पहला काम करते हैं। तो देखो ये 8 है, ये पैरेलल में दोनों कनेक्टेड हैं, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो गया, 8 और 4 12, 12 और 4, 12 और 4 सीरीज में, तो 12 इंटू 4 अपॉन 12 प्लस 4 लिखूंगा, तो कितना आ गया, 12 चौक 48, और 12 और 4 कितना हो गया, 16, 16 3 48 हो गया। तो फाइनल कितना आ गया, 3 माइक्रोफेराड। तो बच्चों देखो 3 माइक्रोफेराड का एक कैपेसिटर ले लिया, ठीक है, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। सी इक्विवेलेंट कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 3 माइक्रोफेराड का, जिसे मैंने किस बैटरी से कनेक्ट कर दिया बेटा, यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया फाइनली। क्लियर है, क्लियर है बेटा, ठीक है। अब यहाँ से जो चार्जेस जाएगा, वो चार्ज कितना जाएगा, क्यू बराबर क्या होता है, सी इक्विवेलेंट इंटू वोल्टेज। सी इक्विवेलेंट कितना है 3, वोल्टेज कितना है 10, तो कितना जाएगा 30 माइक्रोकूलम चार्ज जाएगा। वो चार्ज जो होगा 30 माइक्रोकूलम का, जो यहाँ से गया है, ये 30 माइक्रोकूलम का जो चार्ज होगा जो यहाँ से गया है 30 माइक्रोकूलम का, ये बढ़ जाएगा। तो देखो Q1 और Q2 निकालना चाहते हो तुम, पहले Q1 निकालना चाहते हो, तो Q1 का फॉर्मूला मैंने बताया था, Q1 बराबर होता है Q इंटू, Q बराबर होता है देखो CV, ध्यान रखना। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, तो Q प्रोपोर्शनल टू होता है C के, तो जो चार्ज Q1 लोगे तो वहीं पे चार्ज C1 आएगा, तो याद रखना C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना है सर, 30। बेटा C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू है ये सॉरी C2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर C2 लिखा है ना 8, 8 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। Q1 निकाल रहे हैं तो यहाँ पर जो चार्ज है वो क्या लिखा है, C2 लेंगे। C2 की वैल्यू बच्चा कितनी है, 8 है, तो 8 लेंगे अपॉन C1 प्लस C2, मतलब C2 प्लस C3 होगा यहाँ पर C2 प्लस C3 होगा, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर के नाम को चेंज करा हुआ है। तो C2 कितना है मेरे भाई, 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 हो गया। तो बच्चों कितना आ गया आंसर, 30 इंटू 8 अपॉन 12, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से 3 कट गया 10 बार, तो चार्ज कितना आ गया, 20 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया। सही है, ऐसे ही Q2 निकाल लीजिए आप, Q2 बराबर क्या आएगा, Q इंटू, देखो Q2 निकालना चाह रहे हो, Q2 किस में है, C3 में ही तो है, तो C3 लिखेंगे अपॉन C2 प्लस C3 लिख देंगे। तो बच्चों Q की वैल्यू कितनी है 30, C3 कितना है बच्चों, C3 कितना है 4, C2 प्लस C3 कितना है भैया 8 और प्लस 4 12 हो गया। तो देखो कितना आ गया 3, 3 से कितना हो गया 10, कितना चार्ज आ गया 10 माइक्रोकूलम आ गया। तो जो तुम्हारा 30 माइक्रोकूलम चार्ज था,
देख रहे थे 30 माइक्रोकुलाम जो चार्ज था वो बढ़ गया 20 माइक्रोकुलाम और 10 माइक्रोकुलाम में, यही तो हुआ है। अब मुझे बता दो कि क्या कह रहा है, चार्ज ऑन C1 पर ग्रेटर देन होगा C2 से। तो भाई जाहिर सी बात है, चार्ज ऑन ये कौन सा है, C1 पर कैपेसिटर पर चार्ज है या नहीं। तो जाहिर सी बात है चार्ज ऑन C1 पर ग्रेटर देन होगा ऑब्वियसली C2 से। C2 पे कौन सा चार्ज है, बताओ C2 पे कौन सा चार्ज है, Q1 वाला चार्ज ही तो है। ये किस पर है, ऑन C2 पर, ध्यान रखना। और ये चार्ज कौन से कैपेसिटर पे है, C3 कैपेसिटर पे है। तो देखो पहला स्टेटमेंट सही होने वाला है, ठीक है। कह रहा है चार्ज ऑन C1 पे सेम होगा चार्ज ऑन C3 के, गलत है, ये तो गलत है बिल्कुल। तुम देखो C1 पे जो चार्ज है, C1 पे जो चार्ज है वो 30 है, और C3 पे जो चार्ज है वो है 10। तो सेम कहाँ से हुआ, गलत हुआ ना। चार्ज ऑन C1 पे 30 है क्या, C1 पे कह रहा है C1 पे चार्ज 30 है क्या, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो पहला और तीसरा होगा इसमें आंसर। तो देखो पहला और तीसरा आंसर करेक्ट होगा। क्लियर है, ये समझ में आ गया तुम्हारे को। याद रखो ये वाली जो ट्रिक है, ये वाली जो ट्रिक्स मैंने तुम्हें बताई कि ये वाली जो ट्रिक्स बताई है, याद रखो ये वाला, जनरली ये ट्रिक्स याद रखा करो बस। देखो फिर से समझा दे रहा हूँ ये वाला ट्रिक्स। अगर तुम्हें यहाँ पे चार्ज क्यू पता है तब ये ट्रिक लगेगी। ये C1 है और ये मान लो C2 है, और यहाँ पे चार्ज डिवाइड हो गया Q1 और Q2 में। तो याद रखो Q1 अगर तुम्हें निकालना है तो Q1 बराबर होगा Q1 बराबर होगा Q इंटू, क्यों Q1 है तो जिसमें चार्ज बह रहा है वो तो उसी का कैपेसिटर लेते हैं, तो C1 अपॉन क्या लिख देते हैं, C1 प्लस C2। ऐसे Q2 निकालना है तो क्या लिखेंगे, वही चार्ज Q लेंगे, और ये Q2 किस में निकालना है, C2 में, तो C2 ऊपर लिखेंगे, C1 प्लस C2 नीचे लिख देंगे। ये ट्रिक्स होती है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आई होगी, इसमें काफ़ी चीज़ें थी, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे क्लियर कंसेप्ट भी थे। और अगर तुम इस तरीके की वीडियोस को देखे होगे मेरी तरफ से, तो मैं इतना विश्वास दिला रहा हूँ आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।